हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मराठी सुलभ भारती इयत्ता 6वी यानी कक्षा 6ठी का पाठ 19 मीनूचा जलप्रवास, इसका स्वाध्याय। तो चलो बच्चों, देखते हैं मीनूचा जलप्रवास इस पाठ का स्वाध्याय। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा, यानी कि 1 या 2 वाक्यों में उत्तर लिखो। उसमें अ है, मीनू मासोळी कुठे राहायची। इसका हिंदी में अर्थ, मीनू मछली कहाँ रहती थी। इसका उत्तर है, एका नदीच्या मासोळ्यांच्या समूहात मीनू मासोळी राहायची, यानी एक नदी के मछलियों के समूह में मीनू मछली रहती थी। प्रश्न पहले का आ है, मीनूला समुद्र का बघायचा होता। हिंदी में अर्थ, मीनू को समुद्र क्यों देखना था। उत्तर है, समुद्र हा नदीपेक्षा खूप मोठा असल्यामुळे मीनूला समुद्र बघायचा होता। हिंदी में अर्थ, कि समुद्र ये नदी से बहुत बड़ा होने के कारण मीनू को समुद्र देखना था। प्रश्न पहले का ई है, नदीचे पाणी गढूळ का झाले। हिंदी में अर्थ, नदी का पानी गंदा क्यों हुआ। उत्तर, एक दिवस मुसळधार पाऊस पडू लागला, जमिनीवरून पाण्याचे लोंढे वाहायला लागल्यामुळे नदीचे पानी गढूळ झाले। हिंदी में अर्थ, एक दिन मूसलाधार बारिश होने लगी, जमीन से पानी बहुत बड़े प्रवाह से बहते हुए नदी में आ गया और उसके कारण नदी का पानी गंदा हो गया। ई, खडकावर फुललेल्या फुलांचे रंग कोणते होते। इसका हिंदी में अर्थ, कि खड़क यानी बड़े पत्थर पे समुद्र के अंदर जो फूल खिले थे उनके रंग कौन कौन से थे। उत्तर है, लाल, गुलाबी, अंजिरी हे खडकावर फुललेल्या फुलांचे रंग होते। हिंदी में अर्थ, लाल, गुलाबी, अंजीरी ये बड़े पत्थर पर खड़क पर जो खिले थे फूल उनके रंग थे। ऊ नंबर का प्रश्न, समुद्राच्या खोलवर अंधार का असतो। इसका हिंदी में अर्थ, समुद्र के तल में अंधेरा क्यों होता है। उत्तर, समुद्राच्या तळाशी प्रकाश पोहोचत नाही म्हणून समुद्राच्या तळाशी प्रकाश पोहोचत नाही म्हणून समुद्राच्या खोलवर अंधार असतो। हिंदी में अर्थ, समुद्र के तल में गहरी जगह पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, कोई भी प्रकाश नहीं पहुंचता, इसलिए समुद्र के तल में अंधेरा रहता है। अब देखते हैं बच्चों हम प्रश्न दूसरा है, 3-4 वाक्यात उत्तरे लिहा, यानी कि 3 या 4 वाक्यों में उत्तर लिखो। तो इस प्रश्न दूसरे का अ है, लेखिकेने नदीचे वर्णन कसे केले आहे, यानी लेखिका नदी का वर्णन कैसा करती है। देखते हैं उत्तर। उत्तर है, नदीत खूप पाणी होते, निळे निळे थंडगार व स्वच्छ पाणी होते। नदीचे पाणी इतके स्वच्छ होते की वरून तळाची वाळू दिसायची, गोल गोल दगड दिसायचे नि पोहणारे छोटे मासेही दिसायचे। हिंदी में अर्थ बताते हैं आपको, कि नदी में खूब यानी बहुत पानी था, नदी में बहुत पानी था, नीले नीले रंग का ठंडा ठंडा और स्वच्छ साफ पानी था। नदी का पानी इतना स्वच्छ था कि ऊपर से अगर हम देखेंगे तो नदी के तल की वालू भी दिखती थी। गोल गोल पत्थर, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर दिखते थे और छोटी छोटी मछलियाँ भी तैरते हुए दिखती थी। तो ये हो गया नदी का वर्णन।
इसका दूसरा प्रश्न है, मिनूची व आईची चुकामुक का झाली. यानी हिंदी में अर्थ, मीनू और उसकी माँ एक दूसरे से कैसे बिछड़ गई. उत्तर देखते हैं. मुसळधार पावसात नदीचे पाणी गढूळले, मासे बावरले, एकमेकांना शोधू लागले, कोणीच कोणाला दिसत नव्हते, पाणी वेगाने वाहत होते. या गोंधळामुळे मीनूची व आईची चुकामुक झाली. हिंदी में अर्थ, मूसलाधार बारिश होने के कारण नदी का पानी गंदा हो गया, उसके कारण मछलियाँ कंफ्यूज हो गई, एक दूसरे को ढूंढने लगी, सब बिछड़ गई एक दूसरे से, कोई भी किसी को नहीं दिखता था, पानी का प्रवाह बहुत ज़्यादा था और इसी कन्फ्यूजन में मीनू और मीनू की माँ क्या हो गई, एक दूसरे से बिछड़ गई. इसका प्रश्न तीसरा है, घोड मासा पाहून मीनूला का हसू आले. हिंदी में अर्थ कि घोड मासा देखते बराबर मीनू को हंसी क्यों आई. उत्तर, घोड माशाचे तोंड घोड्यासारखे होते, त्याच्या पोटाला पिशवी होती, त्यात छोटी छोटी पिल्ले बसलेली होती. हे सारे ध्यान पाहून मीनूला हसू आले. हिंदी में अर्थ, घोड़ माशा यानी मासा नाम की जो मछली है उसका मुंह घोड़े जैसा था और उसके पेट में पिशवी यानी बैग जैसा था और उस बैग में छोटे छोटे उसके पिल्ले, उसके बच्चे बैठे हुए थे. और ये सारा ध्यान देखकर, ये सारी चीज़ें देखकर मीनू को हंसी आई, क्योंकि उसने इसके पहले कभी नहीं देखा था ये दृश्य. प्रश्न तीसरा है, कोण कोणास व केव्हा म्हणाले ते लिहा. यानी कि किसने कहा, किसको कहा और कब कहा वो लिखना है. तो उसका पहला सेंटेंस है, समुद्र समुद्र म्हणतात तो आला की. हिंदी में अर्थ, समुद्र समुद्र कहते हैं वो आ गया. तो देखते हैं ये वाक्य किसने कहा और किसको कहा और कब कहा. समुद्र समुद्र म्हणतात तो आला की हे वाक्य मीनू स्वतःशीच म्हणाली जेव्हा मीनू पाण्याबरोबर गिरक्या घेत समुद्राकडे निघाली तेव्हा तिने म्हटले. यानी कि ये वाक्य मीनू ने स्वयं को बोला जब वो नदी के प्रवाह के साथ बह के समुद्र की तरफ चली गई, समुद्र में चली गई, तब उसने ये वाक्य कहा है. त्याचं नाव घोडमासा समुद्र घोडा. देखते हैं उस उत्तर. पहले इसका हिंदी में अर्थ देखते हैं कि त्याचं नाव घोडमासा समुद्र घोडा यानी उसका नाम घोडमासा है, समुद्र घोडा है. ये वाक्य किसने कहा, किसको कहा, कब कहा. तो ये वाक्य असे कासव दादा मीनूला म्हणाला जेव्हा मीनूला घोडमासा पाहून हसू आले तेव्हा तिला कासव दादा म्हणाला. तो ये वाक्य कासव दादा ने मीनू को बोला है और कब बोला है, जब वो घोड़ मासा देख के मीनू को हंसी आई तब उसको कासव दादा बोले. ई नंबर का प्रश्न देखो, वाक्य देखो, घाबरू नकोस हा तर खेकडा. हिंदी में अर्थ, डरो मत ये तो केकड़ा है. ये वाक्य किसने कहा, किसको कहा, देखते हैं. असे कासव दादा मीनूला म्हणाला जेव्हा खेकड्याला पाहून मीनूची घाबरगुंडी उडाली होती तेव्हा. तो ये वाक्य कासव दादा ने मीनू को बोला है और कब बोला है, जब केकड़े को देख के मीनू क्या हो गई थी, घबरा गई थी. बड़ी ये वाला वाक्य देखते हैं. कासव दादा चला ना माझ्या बरोबर. यानी इसका अर्थ है कि कासव दादा चलो ना मेरे साथ. ये वाक्य किसने कहा, असे मीनू कासव दादाला म्हणाली जेव्हा मीनूने नदीकडे येऊन तोंड धुतले तेव्हा. तो ये वाक्य मीनू ने बोला कासव दादा को और कब बोला, जब मीनू नदी में आई और उसने मुंह धोने के लिए गई तब बोला.
प्रश्न चौथा देखते हैं. शिंपल्यामध्ये मोती कसा तयार होतो? क्रमाने लिहा. क्रिया लिहा. कि शिंपला यानी सीप में मोती कैसा तैयार होता है, उसकी क्रिया क्रम से हमें लिखनी है. देखते हैं उत्तर. उत्तर. मोती तयार होण्याची क्रिया. 1. 2 शिंपल्यांच्या पेटीत मांसाच्या गोळ्यासारखा एक किडा असतो. त्याला चालायचे असते तेव्हा तो फटीतून पाय बाहेर काढून चालतो. नंबर 3. या शिंपल्यात चुकून एखादा वाळूचा कण जातो व टोचू लागतो. नंबर 4. किडा आपल्या अंगातून पातळ रस काढून त्या कणावर गुंडाळतो. नंबर 5. बोज संपत नसल्यामुळे तो अधिकाधिक रस त्यावर गुंडाळत राहतो. आणि नंबर 6. कालांतराने त्यातून छानसा मोती तैयार होतो. तो मोती कैसा बनता है, ये क्रम से इसकी क्रियाएं हमें 6 पॉइंट में लिखी है. हिंदी में आपको बताते हैं समझा के. उत्तर. मोती तैयार होने की क्रिया. नंबर 1. 2 सीप होती है पेटी जैसी, और उस पेटी में एक मांस का गोला जैसा एक कीड़ा होता है. नंबर 2. उसको चलना होता है तब वो उसमें जो गैप होती है पेटी को, वहाँ से पाय यानी उसके पाँव बाहर निकालता है. नंबर 3. इस सीप में कभी कभी क्या होता है, गलती से एक आध बालू का कण अंदर चला जाता है और वो चुभता रहता है वो मांस के गोले जैसे कीड़े को. नंबर 4. कीड़ा अपने अंग से, अपने शरीर से एक पातळ यानी पतला सा द्रव पदार्थ रस निकालता है बाहर, और जो कण होता है बालू का उस पर क्या करता है, लपेटता रहता है. नंबर 5. लेकिन फिर भी वो बालू का कण उसको चुभता ही रहता है, वो ख़त्म नहीं होती चुभन, तो इसके कारण वो और अधिक रस यानी द्रव पदार्थ उस पर लपेटता रहता है. नंबर 6. और कुछ काल बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद उसमें से, उस द्रव पदार्थ से क्या बन जाता है, शानदार मोती तैयार हो जाता है. तो यह है मोती बनने की क्रिया. हमने क्रम से यहाँ 6 पॉइंट में लिखी है. प्रश्न नंबर 5. 4-5 ओळीत वर्णन करा. इसका हिंदी में अर्थ है कि 4 या 5 लाइन में हमें वर्णन करना है. किसका वर्णन करना है? अ नंबर में घोड़मासा दिया है, इसका वर्णन करना है. और आ नंबर में खेकड़ा दिया है, इसका वर्णन करना है. तो हम पहले घोड़मासा का वर्णन देखते हैं. घोड़मासा. घोड़मासा दिसायला विचित्र असतो. त्याचे तोंड घोड्यासारखे असते. त्याच्या पोटाला पिशवी असते. त्यात छोटी छोटी पिल्ले बसलेली असतात. घोड़माशाचा रंग पिवळा असतो. त्याला समुद्र घोड़ा असेही म्हणतात. तो घोड़मासा कैसे होता है, दिखने के लिए देखने में एकदम विचित्र टाइप का रहता है, और उसका जो मुंह है वो घोड़े जैसा होता है. उसके पेट में एक बैग होती है और उस बैग में उसके छोटे छोटे बच्चे रहते हैं. और इस घोड़मासा इसका रंग पीले रंग का होता है, और उसको समुद्र घोड़ा ऐसे भी कहते हैं. तो ये हो गए घोड़मासा का वर्णन. अब हम देखते हैं खेकड़ा यानी केकड़े का वर्णन. खेकड़ा. खेकड्याचे डोळे बटबटीत असतात. खेकड्याला 6 किंवा 8 पाय असतात. त्याच्या पाठीवर कठीण कवच असते. तो तिरका चालतो. त्याच्या तोंडाजवळ 2 नांग्या असतात. नांग्यांमुळे खेकडा स्वतःचे संरक्षण करतो. त्यांच्यामुळे तो भक्ष्यही पकड़तो. हिंदी में केकड़ा जो होता है उसकी जो आंखें होती है बटबटीत होती है, यानी एकदम बड़ी बड़ी, ऐसे लग रहा बाहर निकल रही, इस प्रकार की रहती है. और इस केकड़े को कभी 6 तो कभी 8 पाँव भी होते हैं. और उसके पीठ पर एक कठिन कवच यानी एक आवरण रहता है, आच्छादन रहता है कठोर सा, और वो तिरछा तिरछा चलता है. और उसके मुंह के पास 2 नांगी रहती हैं, और ये नांगी इसलिए रहती हैं कि इससे वो केकड़ा क्या करता है, खुद का संरक्षण करता है.
और उसी नांगी से वो क्या करता है, अपना भक्ष्य भी पकड़ता है खाने के लिए। तो ये हो गया घोड़मासा और खेकड़ा इनका वर्णन। प्रश्न नंबर 6, इवलिशी यासारखे आणखी शब्द लिहा। हिंदी में अर्थ कि इवलिशी ये जो शब्द है इसके जैसे और कुछ शब्द हमें लिखने हैं, तो लिखते हैं। उत्तर, इसके जैसे और शब्द है एवढीशी, लहानशी, थोडीशी, छोटीशी। तो इस प्रकार के शब्द आप इसमें उत्तर में लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 का अ है, समानार्थी शब्दांच्या योग्य जोड्या लावा। यानी समान अर्थ के शब्द है और उसकी हमें जोड़ी लगानी है। यहाँ एक चौकोर है और इस चौकोर के अंदर कुछ शब्द दिए हैं ये, और दूसरा चौकोर है, इसके अंदर उसके समान अर्थ के शब्द दिए हैं। तो ये सारे बिखरे बिखरे हैं, तो हमें क्या करना है, इनकी जोड़ी लगाना है। उसी प्रकार से आ नंबर के प्रश्न में विरुद्धार्थी शब्द दिए हैं उसी प्रकार से, और उनकी भी हमें जोड़ी लगानी है। तो हम देखते हैं उत्तर। मैंने यहाँ लगा के रखी है, आपको समझाते हैं। पहला शब्द है लाम। लाम का समान अर्थ का शब्द है दूर, तो ये जोड़ी लगी। दूसरा शब्द है प्रचंड। प्रचंड को बोलते हैं मोठे, ये जोड़ी लगी। तीसरा है लहान। लहान यानी युली। और चौथा है उष्ण। उष्ण यानी गर्म। अब विरुद्धार्थी यानी विलोम शब्द देखते हैं। पहला शब्द है पुढे। पुढे के विलोम में मागे। प्रकाश के विलोम में अंधार। मऊ के विलोम में टनक और मोठे के विलोम में लहान। तो ये हो गई हमारी समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियां। प्रश्न 8वां। प्रश्न 8वां है योग्य जोड्या लावा। यानी हमें यहाँ भी जोड़ी लगानी है। इधर नाम दिए हैं, नाम यानी संज्ञा, और इधर विशेषण दिए हैं। तो कौन से नाम का कौन सा विशेषण है उसकी जोड़ी हमें यहाँ लगानी है। मैंने यहाँ लगा के रखी है, आपको पढ़ के बताती हूँ। मीनू। मीनू ये संज्ञा है और इसका विशेषण है इवलिशी, तो ये जोड़ी लगी। पानी, खारट पानी है। डोळे, बटबटीत। पाऊस, मुसळधार। प्रश्न प्रश्न 9वां है, खालील शब्द वाचा व समझून घ्या। यानी कि नीचे के ये जो शब्द है इसको पढ़ो और समझ लो। देखते हैं। गदगदा, क्या शब्द है, गदा गदा। गदा गदा यानी जोर जोर से। जैसे हम मराठी में कहेंगे कि मी तिला गदा गदा हलविले, यानी मैंने उसको जोर जोर से हिलाया। तो गदा गदा यानी जोर जोर से। खालो खाल। खालो खाल। खालो खाल। खालो खाल। खालो खाल। खालो खाल यानी नीचे, उसके नीचे। पदोपदी। पदोपदी यानी पदोपदी यानी पदोपदी यानी हर बार। चित्र विचित्र। चित्र विचित्र यानी अलग अलग प्रकार के। पटापट। पटापट यानी जल्दी जल्दी। रातों रात यानी रात ही रात में। मोटमोटी यानी बड़े बड़े। पावलो पावली यानी पैर पैर पर, मतलब जहाँ भी पैर डालो वहाँ संकट है, इस प्रकार से। मागो माग यानी पीछे पीछे। प्रश्न नंबर 10, तुम्ही मीनू मासोळी आहात अशी कल्पना करून समुद्राची माहिती आईला सांगा। तो इस प्रश्न में हिंदी में अर्थ ये है इस प्रश्न का कि आपको कल्पना करना है कि आप कौन हो, मीनू मछली हो। और मीनू मछली हो तो समुद्र के बारे में जानकारी आप समझ लो कि समुद्र में गए, घूम के आए, तो अपनी माँ को क्या करना है
जानकारी बताना है तो ये आप बता सकते हैं। जैसे कि समझ लो आप मीनू मछली है, तो जिस पार्ट में जैसे मीनू मछली कहाँ गई, बहुत ज़ोर की बारिश हो गई और बारिश के कारण जमीन का पूरा बहुत तेज प्रवाह था पानी का, तो पूरा जमीन से पानी, गंदा मिट्टी भरा पानी बह के नदी में आ गया। पहले तो नदी का पानी साफ सुथरा था, है ना, साफ सुथरा था, लेकिन वो गंदा पानी आने के कारण क्या हो गया है, नदी का पानी गंदा हो गया है। तो उसके कारण मीनू मछली कहाँ चली गई, तो उसके कारण मीनू मछली को कुछ नहीं दिख रहा था, तो कहाँ चली गई, समुद्र में चली। तो इस प्रकार की हमें कल्पना करना है, जैसे कि मैं मीनू मछली हूँ, ऐसे समझ लेना है आपको। और फिर आप बताएंगे कि माँ, मैं समुद्र में गई थी, तो समुद्र का पानी बहुत खारट था, खारट है ना, नमक जैसा था। वहाँ बहुत खतरनाक प्राणी रहते थे। वहाँ समुद्र में सुंदरता भी बहुत अच्छी थी, वहाँ फूल भी थे, बड़े बड़े खड़क भी थे, वहाँ बड़े बड़े कछुए दादा थे। नदी में जैसे छोटे से रहते हैं, वहाँ समुद्र में बड़े कछुए दादा, बड़ी बड़ी अलग अलग प्रकार की मछलियाँ, एक दूसरे को खाने वाली, संकट ही संकट। और इस प्रकार से आप अपनी माँ को क्या कर सकते हैं, मीनू मछली समझ के जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न नंबर 10 का उत्तर लिखना है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11। शंख शिंपल्यांपासून शोभेच्या वस्तू बनवा। शंख और शीप से शोभेच्या वस्तू यानी जो डेकोरेशन वाली चीज़ें हम बनाते हैं, वो वस्तुएं, वो डेकोरेशन वाली चीज़ें आपको बनानी है। आप कहीं पे भी जाएंगे नदी में, या नदी से जो जहाँ पे वालू रहती है, वालू में बहुत सारे शंख मिलते हैं हमको, शीप भी मिलती है, नदी में मिलती है। तो इकट्ठा करके या तो बाज़ार में ख़रीद के भी आप इसको ले सकते हैं। और उसके बहुत सारी, जैसे कि झूमर बनता है, वॉल हैंगिंग बनते हैं, बहुत सारी की रिंग बनती है, बहुत सारी चीज़ें बनती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ थोड़ा सा दिखाती हूँ, उसी प्रकार से आप भी इसको बना सकते हैं। ये देखो, ये शंख है, इस शंख को सजा के क्या किया है, अच्छा सा इसकी सुंदरता बढ़ा के एक शोपीस बनाया है। और भी है, देखो ये यहाँ पे इनको रंग दिए हैं, शीप को, शंख शिंपले, ये नीचे शंख है, नहीं ये पत्थर है, और ये शीप है, ये भी शीप है, और उसको सजाया है। और दिखाती हूँ आपको, ये देखो ये शंख है, इसमें डिज़ाइन बनाए हुए हैं। ये क्या है, शीप है, शीप के फूल बनाए हुए हैं। ये देखो तितलियों के पंख जैसा बनाया है, ये भी शीप से बनाया हुआ है। तो इस प्रकार के बहुत सारी आप क्या बना सकते हैं, डेकोरेशन की चीज़ें बना सकते हैं। खालील वाक्य वाचा, नीचे के वाक्य पढ़ो। विसूने ताजमहाल पाहिला। मंदाने सुरेशला सांगितले, पायल तुझ्याकडे उद्या येणार आहे। इस वाक्य में पढ़ने के बाद हमें कुछ दिखा है, इसमें कुछ विराम चिन्ह लगे हैं, जैसे कि ये यहाँ पे अवतरण चिन्ह इसको बोलते हैं, यहाँ कॉमा लगा है, इसको स्वल्प विराम बोलते हैं। ये स्वल्प विराम, ये भी अवतरण चिन्ह है। तो यही इसमें बताया गया है। एखाद्या शब्दावर जोर द्यावयाचा असता दुसऱ्याचे मत अप्रत्यक्ष सांगताना अवतरण चिन्ह बोलते इसको, असे एकेरी अवतरण चिन्ह इसको बोलते हैं। ऐसे एकेरी अवतरण चिन्ह वापरले जाते, यानी कि किसी शब्द पे हम जोर देते हैं, जोर दे के बोलते हैं, या दूसरे का मत हम अप्रत्यक्ष रीति से किसी को बताते हैं, तो ये सिंगल वाला जो अवतरण चिन्ह है, जिसको एकेरी अवतरण चिन्ह बोलते हैं, वो लगता है। जैसे कि विशु ने ताजमहल पाहिला, है ना, तो हमने क्या किया, ये जो शब्द है ताजमहल, इस पर हमने जोर दिया, ये महत्वपूर्ण चीज है इस वाक्य की। तो विशु ने क्या देखा, ताजमहल देखा, तो ये क्या है, इस शब्द पर हमने जोर दिया, इसलिए ये सिंगल अवतरण चिन्ह, एकेरी अवतरण चिन्ह यहाँ लगा है। या तो हम अपना मत किसी को, दूसरे का मत हम किसी को बताते हैं अप्रत्यक्ष रीत्या,
जसे की मंदाने सुरेशला सांगितले, मंदा नाम की लड़की ने सुरेश को बताया, यानी दूसरे का, सुरेश का मत मंदा ने बताया. क्या बताया? पायल तुझ्याकडे उद्या येणार आहे. ये मत है उसका कि पायल तुम्हारे घर कल आएगी. तो इस प्रकार के वाक्य में भी हम क्या करते हैं? एकेरी अवतरण चिन्ह यूज करते हैं, जो यहाँ किया गया है. तो यही इसमें बताया गया है. खालील वाक्यातील काळ ओळखा. और अगला प्रश्न है कि नीचे जो ये वाक्य दिए हैं इसके काल हमें पहचानना है. तो भूतकाळ, वर्तमान काळ आणि भविष्यकाळ हे 3 काळ मराठीत आहेत. यानी भूतकाल है, वर्तमान काल और भविष्यकाल, 3 काल हैं. काल के प्रकार वो हमें पहचानने हैं और इन वाक्यों के आगे लिखने हैं. ये मैंने लिख के रखे हैं, आपको पढ़ के भी दिखाती हूँ. सूर्य पूर्वेला उगवतो, वर्तमान काळ. मला लाडू आवडला, भूतकाळ. आईचा स्वयंपाक झाला होता, भूतकाळ. मी गावाला जाईन, भविष्यकाळ. तू का रडतेस, वर्तमान काळ. मी पोहायला शिकणार आहे, भविष्यकाळ. तो बच्चों, इस प्रकार से मीनूचा जलप्रवास इस पाठ का स्वाध्याय हमने देख ली के. तो बच्चों, इस प्रकार से मीनूचा जलप्रवास इस पाठ का स्वाध्याय हमने देख लिया है और आपको हिंदी में भी समझाया है. आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा. और अगर आपको समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा. थैंक यू.